नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा हम हिंदुस्तानी में कहते हैं कि 7 समंदर पार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश कपूर जी। और दृष्टिकोण आप जो लोग नहीं देखते हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इन डेप्थ विद तरतीब से जो एक गहराई के साथ विश्लेषण होता है उसको कम से कम वहां जाकर देखें। देश की तमाम उस पर अलग अलग समय पर वो बनाते हैं और मेरा सब लोगों से अनुरोध है जिन्होंने नहीं देखा वो जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो हम आज जब बात कर रहे हैं वेनेजुएला पर, तो बहुत सारे लोगों ने इस पर अलग अलग तरीके से बात कर ली, लेकिन मैं देश कपूर जी से इसलिए बात करना चाहता था कि उन्होंने वेनेजुएला को खुद देखा हुआ है, खुद गए हुए हैं और अक्सर इस सारी चीजों पर इतिहास से जो बदलाव आया है उस पर भी बारीकी से नजर रखते हैं। सर, अगर हम ये 3 जनवरी की घटना से शुरू करते हैं, क्या ये अंदेशा था आपको? आप माफ कीजिएगा, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप जुड़े, मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ। जी जी। धन्यवाद धीरेन्द्र जी। हमेशा आपसे बात करके तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल। तो मुझे ये बातें चल रही थी, पर मुझे ये नहीं समझ में आया था कि ये ऐसा एक ऑपरेशन करेंगे जैसे पहले हमारी पहले भी बात हो रही थी, जैसे नोरेगा के साथ किया था। पर ये इतना ब्लेटेंट होगा ये मेरे को नहीं पता था जिस तरीके से इन्होंने किया है। बिकॉज ये अंदर जाना किसी कंट्री में, वहाँ से एक उसके प्रेसिडेंट को उठाना और उसकी बीवी को उठाना और ले आना और ये कहना कि वो यूएस लॉ, वो भी न्यूयॉर्क लॉ के अंडर उसको प्रोसेस करेंगे। ये पहली बात तो ये है कि मडूरो ने कभी साइन अप नहीं किया था फॉर यूएस लॉ। यूएस लॉ उस पर एप्लीकेबल नहीं होता। फिर उसको उस लॉ के अंडर प्रोसेस करना और इंडाइट करना यहाँ पर एक किसी और कंट्री में बिना कांग्रेशनल अप्रूवल के, जो यूएस लॉ के खिलाफ है, बिना सिक्योरिटी काउंसिल के अप्रूवल के जो कि यूएन के लॉ के खिलाफ है। ये एक ऐसी यूएस ने एक ऐसा एक चक्रव्यूह अब बना लिया है पूरी दुनिया में, जिसको अब तोड़ना और जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा पूरी दुनिया के लिए। ये एटलीस्ट मेरा मानना है, कम से कम। दरअसल ऐसे तो वो अटैक भी कर रहे थे, याद होगा, ड्रग के नाम पर लेकर तमाम चीजें हम लोग देख रहे थे, उनके सीज को रोक रहे थे ये। लेकिन आज जहां वो पूरी दुनिया में नोबेल प्राइज लेने के लिए उन्होंने 50 बार कहानियां सुना दी दुनिया में, सब में उन्होंने, मतलब वो रोज भारत को रोज करते हैं, जबकि अरे भाई, आप भारत को क्यों रोक रहे थे? अगर ये कहानी थी, भारत अपना स्कोर सेटल कर लेता वहां। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा टैरिफ और ये। दरअसल अमेरिका समझता क्या है? क्या अमेरिका अभी तक इस मेंटेलिटी से बाहर नहीं आ रहा है कि वो दुनिया का थानेदार नहीं है, ये देश की जनता को उनको करना है? ये मतलब इतना हौसला कहां से आता है? जबकि अभी आप देख रहे हैं उसने पहले यूरोप से उसने अपनी दूरी बढ़ा ली है। मैं ये कह रहा हूं कि वो जो कर रहा है वो मुझे लगता है कि मौजूदा पॉलिटिक्स में आप तो इंटरनेशनल रिलेशन को बहुत शौकिया से पढ़ते हैं और बहुत गहराई से पढ़ते हैं। इस तरह से रूस, मतलब अमेरिका कभी इरेटिक बिहेव करता हुआ नहीं दिखा है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने कब्जे किए, वो उठा के लाए, मिडिल ईस्ट उन्होंने नष्ट किया, उन्होंने लैटिन अमेरिका तो ये सोच रखा मेरा बैकयार्ड है, मैं जिसको चाहे थप्पड़ लगाऊंगा, जैसे एक मॉनिटर होता है या टीचर होता है। लेकिन इस तरह का इरेटिक बिहेवियर की पहले नाटो के जो सदस्य हैं उनका बाजा बजा दिया, उसके बाद फिर वो कर दिया। तो ये एक, मतलब मेरी नजर में ये समझ में नहीं आ रहा, इसको गहराई से हम लोग समझना चाहते हैं। इस पर थोड़ा सा आप रोशनी डालिए, इतिहास पर तो बाद में देखेंगे। जी बिल्कुल सही बात है। ये मैं खुद भी यही मेरे अंदर वो द्वंद चल रहा है एक, कि देखो, अगर हम देखें पूरे यूरोप का या यूएस का देखें, जो यूएस में सारे एक्शंस लिए जा रहे हैं, चाहे वो H1B टैरिफ के बारे में हो, H1B के बारे में हो, या कोई और ऐसे जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ये इकॉनमी को आगे तो नहीं बढ़ाते, ये इकॉनमी को काटते हैं।
ऐसे ही अगर मैं यूरोप में देखूं तो यूरोप में अगर आप देखो कि वहां पर कितने लोग आ रहे हैं और कौन से लोग आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं और वहां पर उसका हासिल क्या हो रहा है, तो आप देखोगे कि बड़ा अजीब सा एक सिचुएशन है। सिचुएशन ये है कि यूरोप, मतलब अगर पूरी दुनिया में देखें, जापान, चाइना, यूरोप और यूएस, इन सब की पॉपुलेशंस एज कर रही हैं। अगले 50 साल के अंदर जो वहाँ इस समय मेन पॉपुलेशंस है वो नीचे चली जाएंगी। जो जो पॉपुलेशंस पूरी दुनिया में ग्रो कर रही हैं वो इस समय है लैटिन अमेरिका, मिडल ईस्ट, इंडिया और लाइक आई थिंक यही जगह है बस जहाँ पर पॉपुलेशन, और अफ्रीका, सॉरी। तो ये 4 जगह हैं जहाँ पर पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। तो जो पॉपुलेशन जहाँ पर एज कर रही है और जो पॉपुलेशन जहाँ पर इंक्रीज कर रही है, अगर उनका माइग्रेशन देखा जाए, इनफैक्ट आजकल दुनिया में माइग्रेशंस को गुड्स एंड सर्विसेज के साथ साथ ह्यूमन कैपिटल को भी लेते हैं। अगर आप मैकेंजी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं अगर आप उनको देखें तो आगे आने वाला टाइम में ह्यूमन माइग्रेशन भी उसी लेवल पे आएगा जिस लेवल पे गुड्स और सर्विसेज आता है। तो अगर उसको वैसे लिया जाए तो आपके पास चॉइस है, या तो अफ्रीका से, या लैटिन अमेरिका से, या मिडिल ईस्ट से, या फिर इंडिया से। जहां तक अभी यूरोपियन पॉपुलेशन का सवाल है, इट इज हाईली प्रोडक्टिव, इनकम जनरेशन हाई है, एजुकेशन लेवल हाई है, और उनका कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ भी हाई है। अब इन सब कंट्रीज में आप देखो, सिर्फ 2 ऐसी जगहें लगती हैं, एक तो कुछ कंट्रीज अफ्रीका की और इंडिया, जहां पर ये सारी चीजें होंगी। मतलब उनका एजुकेशन लेवल भी अच्छा होगा, उनका इनकम जनरेशन भी अच्छा करेंगे कहीं जाकर, उनकी कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी भी अच्छी होगी। वो अगर ये सारी चीजें अगर देखनी है तो सिर्फ इंडिया में मिलती हैं। तो आप अगर कहीं और से पॉपुलेशन को ला रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि अगले 25 साल में हम एक हाईली प्रोडक्टिव, हाईली इनकम जनरेटिंग, हाईली एजुकेटेड और हाईली अलाइन टू डेमोक्रेसी जो पॉपुलेशन है उसको हम चेंज करेंगे with a population which is low productive, low income generating, low education and low this thing। क्यों करोगे आप ऐसा? अगर आप यूरोपियन यूनियन के इंटेलिजेंस चीफ हो या सीआई के इंटेलिजेंस चीफ हो, आप ऐसा होने क्यों दोगे? पर ऐसा हो रहा है। ये एक बहुत एक गहन विषय है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। यूरोपियंस तो खैर सोच नहीं रहे, पता नहीं क्यों, पर हम सबको सोचना चाहिए कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और इसका आगे जाके क्या वो लाइक इम्पैक्ट क्या होगा इसका हर जगह पर। बिकॉज जैसे जेडी वैंस ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली थी जब वो वहाँ गए थे लंदन। उन्होंने कहा था कि like it is being said that UK will probably be the first Islamic country with a nuclear weapon। So अगर ये अगर डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इस समय बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो समझ नहीं पाएंगे हम, क्योंकि जिस तरह के एक्शंस लिए जा रहे हैं। यूएस की इकोनॉमी भी नीचे जा रही है, वो और ज्यादा और नीचे जा रही है क्योंकि टैरिफ्स भी लग रहे हैं और बाकी एक्शंस भी लिए जा रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, जिससे इकोनॉमी बढ़ेगी नहीं। ऐसा ही यूरोप में हो रहा है। अब ये एक्शन, उस समय ये एक्शन लिया जा रहा है, ये एक्शन ऐसे टाइम में आ रहा है जब यूएस का डेट हाई है, उसका इंटरेस्ट ऑन डेट इज इंक्रीजिंग, इज मोर देन द डिफेंस स्पेंडिंग, राइट। और जो लड़ाई है रशिया के साथ और चाइना के साथ वो इस कदर बढ़ चुकी है कि वहाँ पर रशिया में अभी पुतिन के ऊपर अटैक के घर पे अटैक हुआ है और यहाँ पर भी जो उन्होंने हरकतें की हैं वो की हैं। तो इसको एक ना बड़े गहरे तरीके से सोचने की ज़रूरत है कि आखिर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। और मैंने इसके बारे में, देखो, मैं वेनेजुएला, जैसे आपने कहा, मैं वेनेजुएला 2 बार गया हूँ और वहाँ मैंने काफ़ी घूमा है। मतलब
कराकस में मैं रहा, पर मैंने बाकी जगह जो उनकी एक जर्मन टाउन है वो भी देखा, उनकी बाकी जगह पे भी गया और घूमा। हालांकि मेरे को कहा गया था कि वो इतना मत घूमना क्योंकि वो काफ़ी डेंजरस एरियाज हैं कई, पर मैं फिर भी मैं धड़ल्ले से घूम रहा था और मैंने देखा उस जगह को अच्छे से। जो मेरे को बात समझ में आई वो ये थी कि एक ज़माना ऐसा था जब वेनेजुएला बहुत एडवांस था, उसके पास काफ़ी पैसा भी था। धीरे 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 क्योंकि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट वहाँ रूलर्स आए, जैसे यूगो चावेज था उस समय, उसके बाद मदुरो आया, उन्होंने वही सब चीज़ें जो भारत में ऑपोजिशन पार्टीज या कम्युनिस्ट या कांग्रेस आजकल बोलती है कि हम गरीबों के साथ हैं, उनको रिजर्वेशन दो, वो सब करो, उसके चलते पूरा वेनेजुएला का हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, बहुत हालत खराब। इतने इंटेलिजेंट लोग हैं वहाँ, मैं बता नहीं सकता। मैंने उनके साथ काम किया एट अ प्रोफेशनल लेवल, आई कैन टेल यू, बहुत बहुत ज़्यादा समझदार लोग हैं वो। अगर स्किल के हिसाब से देखा जाए, मैं उनको भारतीयों या चाइनीज से कम नहीं आंकता, पर उनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि उनके पास ऑप्शंस हैं नहीं। तो वो जिस जगह पे आके खड़े हुए हैं, उस जगह पे अगर आप मदुरो को निकालेंगे तो वो बड़े खुश होते हैं। पर ये एक सत्य है कि मदुरो और यूगो चावेस ने वेनेजुएला का बहुत बुरा हाल किया था, ये एक सत्य है। बट ये भी एक सत्य है कि एक कोई कंट्री किसी और कंट्री में जाकर बिना किसी अप्रूवल के, बिना किसी बात के आप अटैक करो और उनका प्रेसिडेंट और उसकी बीवी को उठा के आप अपने देश में ले आओ और अपने देश के जो वो लॉज हैं उसके हिसाब से उनको आप वो प्रोसेस करो, ये तो किसी भी इंटरनेशनल नॉर्म के खिलाफ है। और इससे अब आप सोचो, ये एक हाइपोथेटिकल वो सिनेरियो है, अगर कल को चाइना या रशिया इतना स्ट्रांग हो जाता है और यूएस नीचे गिर जाता है, तो चाइना यहाँ आकर डोनाल्ड ट्रंप जैसे कोई जो भी रूलर हो उसको और उसकी बीवी को उठा के यहाँ से ले जाए, वहाँ का जो मीडिया है वो जाके अमेरिकन को इंटरव्यू करे, कम से कम 150 मिलियन ऐसे लोग होंगे इस समय यूएस में जो ये कहेंगे बहुत अच्छा हुआ, बिकॉज बहुत सारे वैसे लोग हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है, जिन्होंने उनके खिलाफ वोट किया था, जो नहीं चाहते उनको आप बात करो उनसे, वो यही कहेंगे कि अच्छा हुआ। ऐसे ही वेनेजुएलन जो लोग हैं जो मदुरो के खिलाफ हैं, उनसे आप जाके आप बात करो, वो कहेंगे बहुत अच्छा हुआ। तो मीडिया में डोमेस्टिक जो ऑपोजिशन है उसको अगर लेकर आप अगर वर्ल्ड लॉज, ग्लोबल लॉज को अगर आप डिफाइन करने लग जाएंगे, जो कि हो रहा है मीडिया में, तो वो तो मैं देख रहा हूं उनके नाचते हुए शॉट दिखा रहे हैं, तमाम चीजें दिखा रहे हैं, जबकि दुनिया में जो राष्ट्र 1811 से आबाद, 1830 ने उससे विधिवत तौर पर आजादी हो गई थी, हालांकि स्पेन से आजादी उन्हें 1811 में ही ले ली थी। इसके बावजूद आप इतना ब्लेटेंट होना, ये एक अगर हम लोग दुनिया में कोई भी ऑर्डर की बात करते हैं तो ये वो ऑर्डर तो नहीं है, इस ऑर्डर पे तो नहीं है। और जिसमें हम ये सुन रहे हो खुद कि वो कह रहे हो कि हम 303 बिलियन डॉलर जो बैरल है वो सब हमारा होगा, ये तो एकदम मतलब हैरान करने वाली बात है। और लेकिन इसमें इंटरेस्ट किसके टूट रहे हैं, आपको क्या लगता है? ये तो चलिए अलग बात है कि, लेकिन इससे एक मुझे ये लगता है, जो मुझे लगता है दर्शकों के लिए मैं बता दूं, मुझे ये लग रहा है कि इसमें चाइना या रूस की कोई स्थिति आगे बढ़ने की नहीं है। अमेरिका ने एक सही समय चूज किया है क्योंकि चाइना लगातार ताइवान के इर्द गिर्द घूमता है और उसके पास अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो दुनिया के किसी वर्ल्ड वॉर के अंदर एक सेंटर बन सके। तो लिहाजा वो लैटिन अमेरिका से कितनी दूर है ये लोगों को, सिर्फ हमारे यहाँ तो यूट्यूबर बहुत सारे ऐसे बता रहे हैं जैसे वहां पहुंच जाएगा, लेकिन इन्हें जनरल वर्ल्ड जियो में ऐसा होता नहीं है। और दूसरा, रूस को अभी वहां से निकलने में बहुत मुश्किल पेश आ रही है यूक्रेन से। तो क्या आप ये समझते हैं ये वेल रिहर्स जो हम लोग कहते हैं, एक अमेरिका में एक सिस्टम काम करता है जिसमें प्रेसिडेंट बस चेहरा होता है,
ये उसी सिस्टम की देन है। और बेसिकली वो चाहते हैं कि नंगई के साथ एक देश से लूट लिया जाए उसका संसाधन, ये चाहते हैं। हाँ, ये भी है। और एक ना लाइक इसको ये भी समझना ज़रूरी है कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, ये तो हम सब जानते हैं। बट जो बात बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं वो ये नहीं समझ पाते, वो ये है कि वेनेजुएला का जो ऑयल है वो बाकी ऑयल से बहुत अलग है। वो हैवी सावर ऑयल है। यूएस का जो ऑयल है वो बड़ा लाइट ऑयल है। लाइट ऑयल को प्रोसेस करना रिफाइनरी में ज़्यादा आसान होता है। हैवी सावर ऑयल को प्रोसेस करना बहुत मुश्किल होता है। जनरली क्या करते हैं कि जो जो हैवी ऑयल होता है उसको लाइट ऑयल के साथ मिलाकर उसको प्रोसेस किया जाता है ताकि जो कॉस्ट है वो कम आए। तो लोगों को ये वो समझ में आता है कि अगर वहाँ भी ऑयल है यहाँ भी ऑयल है तो एक जैसा है। वो एक जैसा नहीं है, वो एक्चुअली रिप्लेसमेंट नहीं है, वो कॉम्प्लीमेंट है। आप समझ रहे हैं कि वेनेजुएला का ऑयल अगर लाइट ऑयल के साथ अगर ना कॉम्प्लीमेंट किया जाए तो वेनेजुएला का ऑयल का कुछ खास फायदा होता नहीं है, अनलेस एंड अनटिल वो रिफाइनरीज जो हैं वो ऐसी बनी हों। अब वेनेजुएला का ऑयल जो सबसे ज्यादा बिकता है वो बिकता है इंडिया और चाइना में। जी। इंडिया और चाइना के पास वो रिफाइनरीज हैं। यूएस ने कम ऐसी रिफाइनरीज लगाई हैं जो वो ऑफशोर ड्रिलिंग एरियाज में टेक्सास के पास लगाई हुई हैं, क्योंकि वो मेक्सिको से भी लेते हैं क्रूड और वेनेजुएला से भी लेते हैं, और यूएस का क्रूड मिलाकर जो लाइट क्रूड होता है उसको वो फिर वो रिफाइन करते हैं। अब जो एक बात जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपने कहा कि क्या चाइना और रशिया इस पे अटैक करेगा, इस पे कुछ करेगा। वो होता गया है कि हमारे न्यूज़ चैनल्स में जिस तरह से एक होता है ना, वो हर कोई गदर बना हुआ है, वो गदर का सनी देओल बना हुआ है। मैं वीडियो जाऊंगा अंदर मारूंगा और हैंड पंप को खाड़ के ले आऊंगा मैं। तो ऐसा होता नहीं है दुनिया में। तो इसलिए जब जैसे बांग्लादेश में जो हुआ तो कहा हम अटैक क्यों नहीं कर रहे। भाई हम क्यों अटैक करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो अटैक ऐसे डायरेक्टली थोड़ी कोई बुक करेगा वापस। रशिया और चाइना सीधा अटैक कर ही नहीं सकता। अगर करने की कोशिश भी करेगा तो एक एस्केलेशन, वो भी सोचेगा कि एक एस्केलेशन हो रही है। जो रशिया के खिलाफ या जो चाइना के खिलाफ एक्शंस लिए जा रहे हैं मेरी नज़र में वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, और वो रशिया डायरेक्टली उसको जवाब अगर नहीं दे रहा तो उसका मतलब ये है कि वो बहुत लंबी गेम खेल रहा है और कुछ डिफरेंट गेम खेल रहा है। वो अपने हिसाब से गेम खेल रहा है, अपने टाइम के हिसाब से गेम खेल रहा है। और अगर दो पार्टीज हैं, एक पार्टी लगातार दूसरे को डायरेक्टली अटैक की जा रही है और ये पार्टी आराम से खड़ी है, हालांकि वो अटैक कर सकती है, तो उसका मतलब ये है कि कुछ तो बात है जो वो और कुछ वो प्लान कर रहे हैं जो हम नहीं समझ पा रहे अभी। क्योंकि अगर आप देखो, मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि और ये मैंने बहुत इसके बारे में चिंतन किया है, क्योंकि मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि जो यूरोप है, अब अगर रशिया के पास अगर सारे के सारे उनके मिसाइल्स देखे जाएं, ओरेश्निक है, सरमट है जिसको वो सेटन मिसाइल बोलते हैं, या न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल जो उनके पास है, जो वो पूरी दुनिया में घूमता रहेगा, जब वो चाहेंगे वो जाके वो गिरा सकते हैं, और वो इतना पावरफुल है कि बहुत सारे एक साथ अटैक्स कर सकता है। तो आप ये सोचोगे, और इन तीनों मिसाइल्स का कहीं भी किसी भी कंट्री के पास एयर डिफेंस नहीं है, यूरोप के पास तो नहीं है। तो यूरोप ऐसे ही इतना उत्तेजित क्यों है कि वो जाके रशिया के साथ लड़ाई करेगा, या यूएस इतना उत्तेजित क्यों है कि जाके रशिया के साथ लड़ाई करेगा। नहीं, कुछ तो बात होगी ना। एक बड़ी अच्छी मूवी है हाउस ऑफ डायनामाइट, वो अगर लोग देखें तो वो समझेंगे कि वहां पर एक ऐसा सिनेरियो दिखाई देता है कि एक मिसाइल आ रहा है, वो मिसाइल वो कह रहे हैं कि टेस्ट हो रहा है वहां पर एशिया में। वो टेस्ट होते होते अचानक पता चलता है कि उसकी ट्रेजेक्ट्री जो है वो शिकागो तक आ रही है, वो शिकागो को हिट करेगा। ये पता नहीं चल रहा कि उसका सोर्स कहाँ है, पर
उसकी ट्रेजेक्ट्री ऐसी है, वो शिकागो को हिट करेगा। उस समय यूएस के अंदर जो प्रेसिडेंट है और बाकी लोग कैसे रिएक्ट करते हैं उसके बारे में पूरी डिस्कशन है, और इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा एनालिसिस किया है। हर जगह पे ऐसा ही एक सिनेरियो जब आता है, तब वो जो गवर्नमेंट है और जो लीडरशिप है वो एक बार सोचती है कि मेरे को क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने अगर ये किया तो ये होगा। अब रशिया ने यही सोचा होगा आफ्टर वो पुतिन के घर में जब अटैक हुआ या वेनेजुएला में हुआ कि अब नेक्स्ट क्या। एक तो सीधा वो लड़ाई कर सकते हैं या सबवर्जन कर सकते हैं। यूएस के अंदर बहुत सारे ऐसे उन्होंने लोग भेजे हुए हैं पहले से, जब बाइडेन का टाइम था, जो यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ बहुत कुछ वो कर सकते हैं। वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो बात अलग है, पर उनके पास भी अपने ही प्लान बी ऑफ सबवर्जन होगा। ऐसा नहीं है कि यूएस में वो सबवर्जन नहीं कर सकते। जैसे ये दूसरे देशों के वहां जाके बांग्लादेश में इतना कुछ कर सकते हैं, ईंट से ईंट बजा सकते हैं, वो भी बजा सकते हैं। वो भी एक टाइम का इंतजार कर रहे हैं, और ये सबसे ज्यादा खतरनाक बात है। क्योंकि अगर मैं देखूं कि अगर हमने बात कर ली कि जो हैवी क्रूड है वो डायरेक्टली यूएस के फायदे का तो नहीं है। इस समय इकोनॉमी की हालत ऐसी नहीं है कि यूएस की जो ऑयल कंपनीज है वो कहीं जाके इन्वेस्ट करेंगी नई रिफाइनरीज में। वो तो बल्कि वो पुल बैक कर रही है, उनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी की हालत इस समय इतनी खराब हो चुकी है। तो अगर उस तरह से अगर देखा जाए तो ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या एक ट्रिगर होगा, क्यों उन्होंने ऐसी एक एक्शन लेने की जरूरत समझी होगी? वो एक चिंता करने का विषय है। आप सॉरी। हाँ, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं कि इसका इंडिया से रिलेशन कैसे होगा। मतलब इंडिया का, क्योंकि इंडिया रिफाइनरी में लेता है, इंडिया का वहां पैसा भी है, लेकिन पूरा विश्व मुझे लगता है कि एक उलझन में तो आ गया। क्योंकि मैं खुद वहां को देख रहा था, जब ब्रिटेन को समझ में नहीं आ रहा। वो ये कह रहा कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच की बातचीत है, किसी देश में दूसरे देश को जाके उसकी राजनीतिक वो नहीं संभालना चाहिए। देखिए, नेतन्याहू की तो मजबूरी है, वो तो जो भी अमेरिका करेगा उनको उनके साथ खड़े होना, सिवाय उनके अलावा जो वो उनके साथ हो कुछ। और स्पेन ने वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई की निंदा की। तो देखिए, जंगल में कौन किसको क्या कह रहा है, इससे कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। ये तो एक जंगल की तरह हो गया कि आप बाहर निकले, कोई भी ताकतवर होगा आपको दबोच लेगा। ये तो एक इस तरह की चीज हो गई। अब अगर हम लोग इंडियन स्टेक देखें, इंडियन स्टेक क्या है इसमें इंडियन स्टेक क्या है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। मैं जो समझ रहा था वो ये है कि जो मेरे चिंतन से मेरे को समझ में आ रहा है वो ये है कि इसका जो रिलेशनशिप है वो सीधा देखो, अभी बड़ी रिसेंटली ब्रिक्स ने अनाउंस किया द यूनिट, जिसमें वो सारा जो ट्रेड है वो यूनिट, जो ब्रिक्स यूनिट है, तो उसमें करना चाहते हैं। वो एक डायरेक्ट एक अटैक होगा ऑन पेट्रो डॉलर। कल को आज उन्होंने वो चीज़ अनाउंस की है, वो ट्रेड में, और स्पेशली जो ये पेट्रोल की जो ट्रेड है, पेट्रोलियम की जो ट्रेड है, अगर उसमें वो यूज़ करना शुरू कर दें तो वो एक डायरेक्ट थ्रेट है टू पेट्रो डॉलर। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हमें एक बार सोचनी चाहिए, बिकॉज अगर हम देखें तो ये कंट्रीज जो हैं ये पहले भी ऐसे काम कर चुकी हैं। क्योंकि अगर वो लिबिया के अंदर जो अटैक जो था वो अगर देखें तो फ्रांस ने वो क्यों कराया था? मित्रों और हिलरी का जो पूरा डिस्कशन है, जो कॉन्वर्सेशन जो हुआ था, उनका फोन कॉल जो थी, उसके बारे में तो सबको पता है ना कि क्या हुआ था। तो दर्शकों को रेफरेंस दे दीजिए ताकि रेफरेंस रहे। तो वो ये था कि गद्दाफी ने ये कहा था कि एक अफ्रीकन डॉलर या अफ्रीकन यूनिट, करेंसी यूनिट खोलना, वो स्टार्ट करना चाहते थे बैक बाय गोल्ड। अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी, फ्रांस बड़ा लिबरल बनता है, पर सच्चाई ये है कि आज भी जो कंट्रीज पहले फ्रांस रूल किया करता था उसमें आज भी CFA फ्रैंक
जो करेंसी है वो चलती है, जो फ्रांस ही प्रिंट करता है, फ्रांस ही कंट्रोल करता है। आज भी उन कंट्रीज में, हालांकि देखने में, कहने में वो इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, आज भी उनके नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर पहला अधिकार फ्रांस का है। वहाँ माइनिंग का पहला अधिकार फ्रेंच कंपनीज का है। अगर फ्रेंच कंपनीज कहें कि हम नहीं करेंगे तो वो किसी और के पास जा सकते हैं, वरना फ्रांस की जो कंपनीज हैं सिर्फ वही उस पर अधिकार रखती हैं। तो वो जो एक वो पराधीनता थी वो अभी तक है, वो गई नहीं है। तो ये जब लीबिया ने अनाउंस किया कि हम ऐसी करेंसी शुरू करना चाहते हैं तो फ्रांस बहुत डर गया। फ्रांस ने यूएस के साथ मिलकर लीबिया के ऊपर अटैक किया, ये कहकर के गद्दाफी जो है वो बड़ा खराब है, डिक्टेटर है, फलाना है, जो वो कहते रहते हैं उन्होंने। और उस समय जो गद्दाफी, जो लीबिया था, बड़ा एडवांस्ड कंट्री था उस समय। मतलब वहाँ पर एजुकेशन कंप्लीटली फ्री थी, वहाँ हाउसिंग फ्री थी, वहाँ बहुत चीज़ें उसने फ्री रखी हुई थी। पर जब अटैक हुआ उसके बाद हम सब जानते हैं कि कैसे वहाँ स्लेवरी शुरू हो गई, जगह जगह पे लोग बिकने लग गए, इतनी बुरी हालत हो गई वहाँ पर। तो एक ऐसी कंट्री जिसने ये कहा कि मैं एक अलग करेंसी यूनिट बनाना चाहते हैं जो पूरे अफ्रीका के लिए एक करेंसी यूनिट होगा, उसकी क्या हालत की वो हम सब ने देखी। और ये मित्रों और हिलरी क्लिंटन के बीच में जो फ़ोन कॉल हुई थी उसको किसी ने रिकॉर्ड करके सुना दिया था, जिसकी वजह से उनका ये पूरा प्लान बाहर आया। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो अगर एक ब्रिक्स का करेंसी यूनिट अगर चालू होता है और दैट बिकम्स द मेन करेंसी फॉर पेट्रोलियम ट्रेड, जो वेनेजुएला के साथ हो सकती है। देखो, अगर आप देखो चाइना के जितने ऑयल एंड गैस के जितने पार्टनर्स हैं, अब ईरान में जो हो रहा है वो एक चीज़ है, वेनेजुएला में हो रहा है वो अलग चीज़ है। बट अगर आप ध्यान से देखो, जितने भी पार्टनर्स हैं ऑयल एंड गैस के ब्रिक्स नेशन के, उनके ऊपर, उनके वहाँ पर पूरी तरह से वो तख्ता पलट हो रहा है, चीज़ें चेंज हो रही हैं ताकि कंट्रोल में आ जाएं, ताकि एक खास कंट्री कंट्रोल कर सके उसको। वो चाइना के हाथ में नहीं रहेंगे, तो वो ब्रिक्स को जो देते हैं ऑयल वो भी नहीं देंगे। तो एक बहुत तगड़ा एक प्रॉब्लम तो चल रहा है ना। तो मेरी नज़र में ये अटैक जो था ये ज़्यादा उसके मद्देनज़र रखते हुए था कि यूनिट इससे पहले कि स्ट्रांग हो हम उसको कुचल दें। क्योंकि अगर सारे जो पार्टनर्स हैं ऑयल एंड गैस के पार्टनर्स, अगर हम उनको अपने कंट्रोल में कर लेंगे तो वहाँ ब्रिक्स यूनिट्स नहीं चलेंगे। तो मेरी नज़र में आई थिंक लाइक दिस इज़ व्हाट इट इज़। इसके बारे में और भी आगे आएगा, आई एम श्योर कि तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होंगी। ये कि अगर हम ये देखें इस वाले मसले में भी, तो भारत कहीं ना कहीं दंगल दिखता है। मतलब अमेरिका के साथ उसका इसमें एक लाइन वो भी हो सकती है कि अमेरिका जो है, जो भारत का मूव है, जो टैरिफ का उसका अपना टैरिफ तो कुछ कंट्रोल कर नहीं पाया इंडिया को, भाई इंडिया आगे आ गया। और इंडिया जैसे कंट्री, यानी चूंकि इंडिया कोई उसके खिलाफ अमेरिका के कुछ करता नहीं है कि वही वो उसके साथ कोई वॉर की या कोई इस तरह की संभावना हो या कहीं टसल की संभावना हो, इंडिया सिर्फ अपने इंटरेस्ट देखता। लेकिन चाइना जिस तरह से उसका कल को ये माना जाता है, आज नहीं तो कल होगा, अगर ट्रैवल कहीं है तो उनके बीच में होगा। तो चाइना का कोई वहां है या नहीं, या कंप्लीटली एनिलेट हो गए रिसोर्स वहां। लैटिन अमेरिका में तो मुझे लगता है कि वेनेजुएला ही उसका एक मेजर पॉइंट था, क्योंकि आप कोलंबिया में नहीं जा सकते, वहां उस तरह की चीजें नहीं है, कोलंबिया आपको नहीं दिखता है, और ये तमाम चीजें मुझे लगता है कि वो दिखना बंद हो जाएंगी। अगर हम लोग ये देखें कि इस पर चाइना पर ज्यादा बड़ा अटैक है, ये सीरीज ऑफ अटैक्स हैं ऑन चाइना को कमजोर करने के लिए और ब्रिक्स को कंट्रोल करने के लिए। बिकॉज क्या कि अगर हम देखें ब्रिक्स में जो काम चल रहा है उससे सारे डरे हुए हैं। तो ये पूरे ब्रिक्स पे तो अटैक है ही,
बट चाइना क्योंकि उसकी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, चाइना, रशिया और इंडिया जो सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं, उनके ऊपर भी ये अटैक है, अगर अगर ढंग से देखें तो रशिया के ऊपर जो दबाव पड़ रहा है, जो अटैक हो रहा है, वो तो काफ़ी देर से हो रहा है कि इंडिया के ऊपर कि आप वो ऑयल नहीं ले सकते, रशिया कुछ बेच नहीं सकता, उसका पैसा भी इन्होंने हड़प लिया है। चाइना के ऊपर जो ये अटैक्स हैं, धीरे धीरे ये और बढ़ते चले जाएंगे कि उनके जितने रिसोर्सेज हैं उसको कट करें। तो ये वेनेजुएला का जो ये कंट्रोलिंग जो उन्होंने काम किया है वो भी वैसा ही है। अब इसका क्या वेनेजुएला यूएस के लिए नेक्स्ट वियतनाम बनेगा या नहीं बनेगा, वो अब देखने वाली बात है, क्योंकि ऐसा नहीं है। चूंकि फोटो दिखा दूं, क्योंकि इसलिए ये फोटो बहुत देर से रखी हुई थी मैंने कि कहीं शायद संदर्भ आए। ये कोई भी कौम, कोई भी राष्ट्र अपने किसी नेता को ऐसे देख नहीं सकता। ये अलग बात है कि आज जो आपने कहा कि वो राजनीतिक विरोधी जरूर कह रहे होंगे, लेकिन एक कौम जो है, मुझे लगता है कि वो विरोध की तरफ बढ़ेगी। और चूंकि हालांकि वहां लेफ्ट का अभी भी कंट्रोल तो वापस लेफ्ट का ही आया है, तो मुझे तो नहीं लगता कि वहां इस तरह की कोई चीज होगी। लेकिन अमेरिका का लैटिन अमेरिका पे ये क्या है, मतलब लैटिन अमेरिका नाम के लिए अमेरिका से बाहर है, अमेरिका जब मर्जी उनको उठा लेता है? वो थोड़ा सा हिस्ट्री को अगर आप बताएंगे तो थोड़ा सा बेहतर होगा, लोगों को समझ में आएगा जो डिटेल्स को लेके। ये हम जाते हैं वापस मुनरो डॉक्यूमेंट पे। थियोडोर रूजवेल्ट जो थे, उनका जो लैटिन अमेरिका की जो पॉलिसी थी वो ये थी कि कोई भी यूएस के बैकयार्ड में आके यूएस को थ्रेटन नहीं कर सकता था। और उसमें एक ये भी थी कि हम जब चाहें जैसे चाहें लैटिन अमेरिका को डिसिप्लिन कर सकते हैं। मतलब वो बेसिकली एक हेडमास्टर की तरह उन्होंने अपना सोच लिया था कि हम जो भी चाहेंगे, जिस तरह से चाहेंगे, हम ऐसी हरकतें करेंगे। जो जैसे नोरिगो को उठाया था, ऐसे और भी बहुत सारे उन्होंने अटैक्स किए। कंबोडिया पे उन्होंने वहाँ किया था, एशिया में। पर लैटिन अमेरिका में पूरा CIA की हिस्ट्री है, कैसे यूएस ने लैटिन अमेरिका में जगह जगह पे, चाहे कोलंबिया हो, चाहे निकारागुआ हो, चाहे लाइक अर्जेंटीना, वेनेजुएला, बाकी कंट्रीज में किस तरीके से उन्होंने एंटर किया है और उसको सबवर्ट करने की कोशिश की है। ये एक पूरी हिस्ट्री है और हम उससे अनभिज्ञ नहीं रह सकते। बिकॉज एक्चुअली क्या हुआ था कि इतना ज़्यादा ये बढ़ चुका था कि जब रोनाल्ड रीगन आए थे तो उनको लगा कि इससे इतनी बुरी प्रेस मिल रही है, इतनी बुरी इमेज बन चुकी है CIA की, कि उनको एक बेटर इमेज चाहिए थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस समय एक स्पीच दी थी, वेस्टमिनिस्टर स्पीच ऑन डेमोक्रेसी, जिसकी बेसिस पे नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी की स्थापना की गई थी। नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी जो है, उसके 4 विंग्स हैं। एक है जो रिपब्लिकन पार्टी के साथ है, एक है जो डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ है, एक है जो लेबर यूनियंस के साथ है, और चौथा है जो बिजनेस कंपनीज हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, उनके वो साथ वो इंटरेक्शन करता है। ये नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी को बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ यूएस। वो इन सब में इन्वेस्ट करता है, जो आगे जाके बाकी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। आपने अगर ध्यान दिया हो, जब बांग्लादेश में जब अटैक हुआ था, वो जब हुआ था वो शेख हसीना का, तो वहाँ कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो यूएस के थ्रू हुई है वो IRI की हुई है, इंस्टीट्यूट ऑफ रिपब्लिकन, इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट, जो कि विंग है ऑफ नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी। जो कलर रेवोल्यूशंस जो वहाँ हुई थी जॉर्जिया में और यूक्रेन में और बाकी जगह पे, उनके अंदर भी जो मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट जो हुई थी वो इन्हीं के थ्रू हुई थी। तो ये एक तरह का डेमोक्रेसी प्रमोशन जो है, वो एक तरह का रिजीम चेंज ऑपरेशन है।
और ये जनरली जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर इन्होंने काफ़ी किया है, बट अपने आप में नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेसी प्रमोशन का जो एक रजीम चेंज ऑपरेशन है वो हमेशा से वो करते आए हैं, और ये सबसे ज़्यादा लैटिन अमेरिका में यूज़ हुआ है। तो अगर उस तरह से देखें तो लैटिन अमेरिका को वाकई में वो लोग मतलब जो यूएस के जो लॉ मेकर्स वगैरह जो हैं वो हमेशा से अपना बैकयार्ड समझते आए हैं। तो वहाँ पर उनके पास ताकत भी नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज हैं पर ताकत नहीं है, जो हाल अफ्रीका का भी है। इसीलिए ब्राज़ील जिसके पास थोड़ी बहुत ताकत है वो कोशिश कर रहा था कि ब्रिक्स का पार्ट बन जाए। तो इसीलिए वो जो बाकी लोग जो हैं जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं वो भी पार्ट बनना चाहती हैं। तो ये बहुत लंबा एक खेल है जो आगे चलेगा। तो इतना आसान नहीं है इसको अभी खत्म करना। तो जी मैं एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप अगर देखें, अगर आप मेरे को आगे मैं एक शेयर करूं एक हाँ चीज। जी शेयर कीजिए। वो मदुरो के बारे में है। थोड़ी हैरान करने वाली बात है पर मैं शेयर करता हूं एक चीज। आप ये अपने स्क्रीन पे आप शेयर कर सकते हैं। ये आ गया जी। आप इसके हाथ पे देखिए जरा, अंगूठी और कलावा और कलावा जी जी पहना। तो कमाल की बात है ना कि मदुरो ने कलावा पहना है। वो इसलिए है क्योंकि इसकी जो वाइफ है वो सत्य साई बाबा की बहुत तगड़ी भक्त है, और ये मैंने ये भी जो है ये भी उनके भक्त रहे हैं, उनके साथ इनकी फोटोग्राफ्स भी हैं। तो ये मेरे को था थोड़ा इंटरेस्टिंग है तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये आप सही कह रहे हैं, मैंने दरअसल इसको थोड़ा सा ओवरलुक किया था, ये दिन में कहीं एक जगह में देख रहा था, लेकिन आपके साथ तो ये चर्चा बहुत बड़ी है। दरअसल हम लोग यहाँ इस चर्चा को विराम देंगे क्योंकि एक समय निबद्धता होती है, लेकिन मैं ये बता दूं दर्शकों के लिए कि ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर वर्ल्ड की पॉलिटिक्स हमेशा याद रखिए ये ठंडे कमरों से निकलती है। इसमें किसी भावना या किसी की जिम्मेदार वो नहीं होती कि आप इसमें इमोशनल किसी उसके साथ चलें। इस देश में उसका इस्तेमाल सिर्फ ओवैसी कर सकता है ये कह के कि अगर मोदी जी का 56 इंच का सीना है तो वो पकड़ के ले आए मसूद अजहर को। ये कोई खेल नहीं है। अमेरिका आज से नहीं, अमेरिका तब से उन देशों को उसी तरह प्रताड़ित करता रहा, और 3 जनवरी को ये दोबारा 36 साल बाद दोबारा, चूंकि 3 जनवरी को जो वेटिकन में जिस तरह से आत्मसमर्पण किया था वो 3 जनवरी थी जब नोरेगा को पकड़ा गया था। यानी अमेरिका के लिए ये सब एक खेल है। और हम लोग कहते हैं, मैं यही खत्म करूंगा कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई। अगर आप में ताकत है तो आपको कोई दोष नहीं है, ये तुलसीदास जी कह गए। इसीलिए जब भारत अपनी तैयारी कर रहा है, ताकत बना रहा है, तो पूरे देश को खड़े होना चाहिए ताकि कभी ऐसी अपमानजनक हालत से गुजरना ना पड़े कि उसको सद्दाम हुसैन के उस राष्ट्रपति को उसको देखिए जिसको फांसी अंग्रेजी सैनिकों ने दी, उसके बाद ये देखिए जिसको नोरेगा को 40 साल रखा, और अब ये एक नया उदाहरण। तो मुझे लगता है दुनिया का आने वाला वक्त बहुत ही टफ होगा, समीकरण बहुत उलझे हुए हैं और जिनको सिर्फ कुछ हिंदुस्तानी यूट्यूबर सुलझा सकते हैं, हम नहीं। तो आज के लिए देश जी आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर दर्शकों को दृष्टिकोण के लिए मैं दोबारा कह रहा हूं कि जो हमारे दर्शक हैं उनको जाना चाहिए, इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ हैं, इसलिए कि वहां आप जाइए और नॉलेज को देखिए कि किस तरह से गंभीरता से भी सही बातें की जाती हैं। तो सर आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात होगी और फिर सर जल्द ही होगी, और आपसे नमस्कार।